हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जनरल एनर्जी सेव को हम किस तरीके से कर सकते हैं जो डेली इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। तो मेरा नाम है मोहम्मद आमिर सलाम और मैंने बीटेक किया जामिया मिलिया इस्लामिया से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्चुअली में क्या है कि जो एनर्जी सेविंग है, जो एयर कंडीशंस हैं, तो उसको उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। एनर्जी एयर कंडीशन में सबसे पहले तो हमें कितने स्टार का एयर कंडीशन से ये सब देखना होता है। फिर ज़रूरी नहीं है कि आप एयर कंडीशन चला रहे हैं तो पंखा ना चलाएं। आप पंखा से भी कूलिंग कर सकते हैं। आपको पता होगा, अगर आपको पूरा डिटेल जानना है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो कि किस तरीके से कूलिंग से, फ़ैन से भी आप 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम कम कर सकते हो अपने रूम का टेम्परेचर। फिर क्या होता है कि अगर आपने एक्सपोजर कर रखा है, जैसे मान लो मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पे। मान लो कि ये आपकी दीवार है आपको, और यहाँ पे अगर एयर कंडीशन आपने इस रूम में लगा रखा है, ये इंटरनल दीवार है। तो ये जो बाहर की आउटसाइड दीवार है, इसको सोचो कि किसी तरीके से शेड में रहे। मतलब इसके पेड़ अगर आसपास में लगा हो तो पेड़ के लगने से क्या होगा कि इधर थोड़ी शेड आएगी, तो उसमें लोड कम पड़ता है। या कोई चीज़ की शेड हो तो उससे शेडिंग से ना बहुत फ़ायदा होता है। जो वॉल है या विंडो है, तो विंडो को शेड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम वहाँ पे कर्टन लगा देते हैं, ठीक है। या प्लांट, अगर बाहर अगर शेड करना है तो हमें प्लांट वगैरह को यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिस तरीके से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें आती हैं कि एयर कंडीशंस जो हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। जैसे अगर मान लो कि हमारा फ़िल्टर है। अब जैसे आप जब एसी को देखोगे, ठीक है, तो एसी के ऊपर में फ़िल्टर लगा रहता है। तो फ़िल्टर को हमेशा हमें साफ़ कर देना चाहिए। मंथली चेकअप करना चाहिए एयर कंडीशंस को। मतलब मंथली मतलब हर 6 महीने में चेकअप करवा लेना चाहिए कि उसको गैस का लेवल, गैस का मतलब रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट का मतलब यहाँ पे बहुत सारे रेफ्रिजरेंट हो सकते हैं। उस हिसाब से हमें देख लेना चाहिए कि कितने लेवल है कि नहीं है, इससे लोड ज़्यादा पड़ता है। एसी को जो घर का डोर है ना, देखो ये अगर होता क्या है ना कि हमने एसी तो लगा लिया लेकिन घर का डोर को हम खुला छोड़ देते हैं। ये हमारा डोर, फिर ये ज़मीन होती है सपोज़, और ये डोर का बेस है और इसके बेस के बीच में गैप है। सॉरी, ये अब मैं बता के दिखाता हूँ। थोड़ा सा, ये जैसे ज़मीन है हमारी, अब ये डोर के बीच में ना बड़ा ढेर सा गैप होता है। इससे है ना कूलिंग निकलती रहती है बाहर। तो ये सारी चीज़ों को देखना है कि गैपिंग ना रहे, पूरी तरीके से सील पैक रहे। और दूसरी चीज़, बड़ा बड़ा काम की चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि होता क्या है कि हम जो विंडो है ना, विंडो पे हमेशा आप अपना कोई कर्टन वगैरह डाल दो। कर्टन डालने से बड़ा फ़ायदा होता है, उसमें एनर्जी बहुत कम लॉस होती है। तो अगर आप अपने घर में अगर एयर कंडीशन को यूज़ कर रहे हो और उसको चाहते हो कि मैक्सिमम आउटपुट मिले, तो ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर मान लो कि ठंड, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप अपना कूलर भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। या कूलर इस्तेमाल कर लो थोड़ा सा कूलिंग करने के लिए, फिर आप अपना टेम्परेचर को लाओ। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, आप विंडो एसी अगर ख़रीद रहे हो तो उससे बेहतर है कि आप स्प्लिट एसी ख़रीद लो। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है लेकिन एनर्जी बड़ी सेव होती है। और एक बात याद रख लेना कि वेस्ट और ईस्ट की तरफ है ना, एयर कंडीशन को इंस्टॉल मत करना, क्योंकि वो डायरेक्ट सनलाइट की तरफ से आती है। तो थोड़ा एनर्जी सेव हो करने के लिए मैं बता रहा हूँ। और हमेशा ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल सरफेस पे कोई काला पोत दिया, काला मत पोतना कभी भी, और रूफ़ में या वॉल पे इस तरीके से, क्योंकि एनर्जी वो हीट को एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेता है। उससे क्या होता है ना कि लोड बढ़ जाता है एयर कंडीशंस पे। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं हमारा रेफ्रिजरेटर पे। जो हमारे घर का फ्रीज़ है, हमने पहले उसको चेक कर लिया कि कितने स्टार हैं, ठीक है। अब हमें क्या क्या देखना है उसमें कि जो रेफ्रिजरेटर है और फ्रीज़र है उसके टेम्परेचर को देखना है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ज़्यादा अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम उसको मेंटेन करके रखें। जैसे मैं आपको एक वीडियो दिखा सकता था। मेरे घर पे जो रेफ्रिजरेटर वो डुअल है, एलजी का है। मैं सामान वगैरह रखा हुआ है बहुत सारा, तो मैं उसमें क्या दिखाऊं। तो उसमें क्या होता है ना कि हम ऑल टाइम उसको मतलब स्विच कर देते हैं।
मतलब ऊपर वाला फ्रीज़र है ना उसको डुअल फ्रीज बना देते हैं जब उसमें कुछ भी नहीं रहता, उससे भी एनर्जी सेव होती है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। जैसे मान लो कि आप जब भी अगर आपने बहुत बार यूज़ किया होगा या बहुत पुराना हो गया होगा रेफ्रिजरेटर, तो डोर के बीच में ना लीकेज होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे एक गैसकिट लगा रहता है। ठीक है, सील टाइट करते हैं। उसको चेक करने के लिए एक पेपर ले लो और पेपर को इस तरह से रख लो अंदर में और डोर को क्लोज़ कर दो और पेपर खींचो कि कितना आसानी से पेपर निकल रहा है। अगर पेपर निकल जा रहा है तो उसका जो गैसकिट है ना, जो उसका बाहर वाला जो लगा रहता है उस पे थोड़ा सा आप चेंज करवा दो। ठीक है, तो सील टाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके अंदर से फ्लैश लाइट निकल रही है रेफ्रिजरेटर, क्लोजली आप उसको ये करो रेफ्रिजरेटर को। और मेक श्योर कि रेफ्रिजरेटर ऐसा नहीं कि आउटसाइड फेसिंग वॉल की तरफ हो, वॉल एक्सपोज हो डायरेक्ट, जैसे सनलाइट से डायरेक्ट एक्सपोज होता है तो एक तो हीट फेंक रहा है बाहर, ऊपर से और हीट दोगे तो कंप्रेसर पे लोड पड़ता है। फिर ये सारी चीज़ें जानना है। जैसे आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि आपने, ये आपका दीवार है और आपने यहीं इसी दीवार से लगा के अपना फ्रिज रख दिया। ठीक है, एक तो इधर से सनलाइट पड़ रही है इस दीवार पे, एक दीवार पूरा गर्म हो रखा है, फ्रिज भी आपने इधर रख रखा है गर्म, क्योंकि कंप्रेसर जो बाहर की तरफ है वो अपना हीट को बाहर फेंक रहा है, ऊपर बाहर से भी हीट उसको मिल रही है तो लोड पड़ जाता है, फिर थोड़ा ख़राब होने का चक्कर रहता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। रेफ्रिजरेटर का मोटर है, जो मोटर कंप्रेसर जो आपको समझा रहा हूँ वो ऑलरेडी हीट को जनरेट कर रहा है, तो इससे बड़ा दिक्कत हो जाती है। और हीट, अब पता है एक चीज़ बड़ी लोगों को नहीं पता होता है। आप क्या करते हो कि रेफ्रिजरेंट के अंदर में ना ये पानी का गिलास का बोतल रख देते हो। बोतल का मतलब है गिलास भरा हुआ, इसके अंदर पानी रख दिया, खुला हुआ पानी। नहीं समझे? चलो समझाता हूँ। मान लो कि ये गिलास है, ठीक है, गिलास में आपने क्या किया, पानी पिया, शरबत पिया, इसके अंदर इस तरह से ला के फ्रिज के अंदर डायरेक्ट इसको उठा के रख दिया। ये कवर नहीं है, ये खुला हुआ नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है कि ये उसके अंदर कंप्रेसर पे लोड बनाते हैं, क्योंकि ये वेपर को ऐड कर देता है और वेपर के ऐड करने से कंप्रेसर पे लोड पड़ता है। तो कभी भी खाना या कुछ भी हो उसको कवर करके रखो फ्रिज के अंदर, टाइट बोतल, उसके अंदर लीकेज नहीं होना चाहिए पानी का। ये बड़ी काम की चीज़ें हैं, आपको पता नहीं होता। आप क्या करते हो ना, फ्रिज के अंदर थोड़ा सा भी ठंडा सामान होता है ना, अगर गरम गरम सामान है, दूध खौला के कुछ लोगों को मैंने देखा है वो डायरेक्ट फ्रिज में डाल देती हैं कि ठंडा तो हो ही जाएगा। इससे है ना रेफ्रिजरेटर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उसकी कूलिंग पे। कभी भी गरम दूध या कोई भी गरम ऐसे करते हैं तो उसको ठंडा कर लो, ठंडा करके डालो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिससे हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर को बार बार कभी खोलना नहीं चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि उस पर लोड पड़ता है, जब ज़रूरत हो तभी खोलो, नहीं तो कुछ लोगों की एक आदत होती है घूमते फिरते आए और खोल के, जैसे कि हम बच्चे होते हैं हमारे घर पे, इवन मेरे घर पे भी, तो मेरे घर पे जो भी, ऐसे मैं मैरिड नहीं हूँ, तो बच्चे जो हैं घर पे मेरे हैं, तो वो क्या करते हैं बार बार आके फ्रिज को खोलते रहते हैं। तो खोलते रहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे उनकी कूलिंग भी लॉस हो रही है और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लेता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। जो रबर डोल सील होता है ना, उसको हमेशा क्लीन रखना चाहिए और टाइट रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैंने पेपर स्लिप वाली बातें आपको बता दी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मोटर वर्क को वहाँ पे हमेशा अपने चीज़ों को सही तरीके से रखना है। जैसे डीफ्रोस्ट जो होता है, हमारे यहाँ तो डीफ्रोस्ट फ्रीज़र कंपार्टमेंट है नहीं कि उसको डीफ्रोस्ट करते रहें। हमारे यहाँ जो भी फ्रिज है वो फ्रॉस्ट फ्री है, उसमें बर्फ़ वर्फ़ नहीं जमता, वो ठंडा कर देता है। तो एक्चुअली मैंने पोस्ट किया था, आप लोगों को पता नहीं होगा, मैंने पोस्ट किया था कि मैं विथ प्रैक्टिकल दिखा पाऊँगा, लेकिन मैं विथ प्रैक्टिकल नहीं दिखा पा रहा हूँ थोड़ा सा। लेकिन आने वाले कल में मैं ज़रूर विथ प्रैक्टिकल आपको हर कुछ बताऊँगा। तो यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर वगैरह है, एक चीज़ होता है ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि उनकी 4 फैमिली है या 2 फैमिली है, सिंगल फैमिली है, तो आपको सिंगल डोर भी काम चल जाएगा, सिंगल डोर से काम चल जाएगा अगर 4 फैमिली भी है तो। लेकिन
लोगों को दिखाने के लिए डबल डोर ले लिया, ठीक है, या बड़ा वाला एक सैमसंग का आजकल बहुत बड़ा सा फ्रिज आ रहा है, सॉरी, तो वो ले लेते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपका सिंगल डोर से काम चले ना तो सिंगल डोर ले लो, डबल डोर से काम चले तो डबल डोर लो, साइज़ पे डिपेंड है। इससे क्या होता है ना, वेस्ट होता है। अब हम ओवन के बारे में जानेंगे। अब जैसे वो एक होता है माइक्रोवेव, मैं माइक्रोवेव दिखाऊंगा, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा मेरे घर पे जो माइक्रोवेव, उसको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव और कॉन्वेंशनल में ना थोड़ा सा फ़र्क होता है। माइक्रोवेव बहुत कम एनर्जी यूज़ करते हैं जैसे कॉन्वेंशनल ओवन से, तो बड़ा जैसे कि मान लो कि माइक्रोवेव हम लोग डिफ्रॉस्ट वगैरह भी कर लेते हैं उसके अंदर, तो ये चीज़ों के लिए बड़ी एफिशिएंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसके जो हमेशा क्या होता है, जब भी हम खाना बनाते हैं तो बार बार खोल के देखते हैं, उसको बार बार खोल के नहीं देखना चाहिए। एक और दूसरी बात है ना कि कभी भी खाना बनाओ ना तो उसके अंदर एक लोअर टेम्परेचर सेटिंग कर दो, तब उसको हाई टेम्परेचर पे लाओ। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर। जैसे कि हाँ, आपके जब पास माइक्रोवेव होगा ना तो वहाँ पे एक बटन होगा, तो सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ कुकिंग करना है तो उसके अंदर अगर आपको हीट जनरेट ही करना है, अगर लिक्विड है तो पहले उसको बॉयल करके निकाल दो। तो अगर वो भी कर सकते हो, जैसे पानी उनी सुखाना तो पहले हाई टेम्परेचर पे कर लो, ठीक है, जब से बॉयल वॉयल करके निकल जाए फिर उसको लोअर टेम्परेचर पे ले आओ कि वो अच्छी तरीके से खाना बना सके। तो वहाँ पे एक बटन होता है, उस बटन को दाबोगे तो स्क्रीन पे छोटी सी स्क्रीन होती है, 100% दिखाई देता है वो, फिर 80%, 50%। तो आप उस तरीके से टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो जब आपको किस तरीके की ज़रूरत है उसके हिसाब से। और मैंने बताया कि बार बार उसको खोल के मत देखो, ठीक है। उससे क्या होता है कि खाना बना नहीं बना तो उससे 4 से 5 डिग्री सेल्सियस उसकी डोर की ओपनिंग में ना बड़ी कम सी हो जाती है। प्री हीटिंग जो हम बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो प्री हीटिंग 5 से 8 मिनट सफिशिएंट होता है। बहुत लोग के कन्वेंशनल जो भी कन्वेंशनल आपके पास अगर ओवन होगा तो उसमें प्री हीटिंग का एक अलग से बटन भी आता है, तो उस तरीके से आप 4 से 5 मिनट कर लो, बहुत है। और मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, साथ हर खाना है ना आप माइक्रोवेव और ओवन पे मत बनाओ, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। आप कोशिश करो कि उसको आप अपने जो स्टोव है उस पे बनाओ, जो गैस एलपीजी का है। अब आते हैं वॉशिंग मशीन पे। तो वॉशिंग मशीन तो घर की जब से 20% एनर्जी जो भी होती है ना, क्योंकि वॉशिंग मशीन में हम जाती है। मेरे यहाँ पे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, तो काफ़ी टाइम लेता है वो साफ़ करने में और काफ़ी एनर्जी भी कंज्यूम करता है वो। तो बेसिकली स्टिल मैं नहीं दिखा सकता हूँ, मैंने वादा किया तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो इसमें क्या है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप गर्म पानी को हीट कर सकते हो उसमें। तो कुछ चीज़ें जो आप खुद अवॉइड कर सकते हो उन सब चीज़ों पे भी ध्यान रखो, क्योंकि क्या होता है ना, ईच साइकिल वो 60 से 90 लीटर तक पानी को यूज़ करता है। तो आप पानी वगैरह सेव करने के लिए सोचो उसको। आप उसमें बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट मत डालो, डिटर्जेंट डालोगे बहुत ज़्यादा तो वो ज़्यादा पानी यूज़ करता है और फिर उसके पूरे झाग को निकालना और बाहर निकालने में बड़ा उसमें, तो कम डालो उसके, ओवरलोड मत करो। ये नहीं कि ठूस दिया पूरी तरीके से, कहने का मतलब जो नॉर्मल वर्ड में मैं बता रहा हूँ, पूरी तरीके से उसके अंदर कपड़ा मत डालो, थोड़ा लोड कम रखो, ठीक है। उससे क्या होता है कि हाँ हमारे मशीन पे लोड कम पड़ता है। अब आते हैं कुकिंग की तरफ। कुकिंग तो बेसिकली बहुत ही कम जगह हम मतलब कि लोग इलेक्ट्रिक पे बनाते हैं। तो हमारे जो कुकिंग एक्टिविटीज़ है जहाँ पे हम अपने कम से कम 20% एनर्जी को इसमें सेव कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे वॉशिंग मशीन में हमने देखा, तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब उसको किस तरह से कर सकते हैं कि हम उसके फ्लेम को जो है, आपको फ्लेम वगैरह चेक करते रहो, जैसे येलो फ्लेम तो नहीं आ रहा, ठीक है। और फूड स्टफ को देखो कि सॉलिड है कि हार्ड है, कैसा है। वहाँ पर भी हम उस हिसाब से, जैसे कि मान लो कि ऐसे देखो सोलर कुकर आई डोंट नो, इंडिया में तो बहुत कम ही लोग यूज़ करते होंगे,
तो अगर करते हैं, मैंने देखा भी कुछ जगह पे सोलर कुकर भी यूज़ करते हैं, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, छत पे रख लेते हैं। अगर है आपके पास तो आप यूज़ करो। वहाँ पे एलपीजी की जो सिलेंडर की जो गैस है एन वाली, वो कम से कम 2 एलपीजी सिलेंडर आपका सेव हो सकता है। तो यहाँ पे बर्नर वगैरह चेक कर लो कि फ्लेम कैसा आ रहा है, ब्लू आ रहा है कि येलोइश आ रहा है, तो सफाई कर दो उसको अच्छी तरीके से, ठीक है। प्रेशर वगैरह चेक कर लो कि जो प्रेशर कुकर है वो यूज़ करो, वो सही से लगा है कि नहीं, कवर पैन करो। तो ये सारी सारी चीज़ें हैं जो आप अपने कुकिंग के साथ कर सकते हो। गीज़र में क्या है कि देख लो वहाँ पे कि अगर कोई चीज़ 60 डिग्री पे अगर गर्म हो रही है तो कोशिश करो कि 50 डिग्री पे गर्म करें, ठीक है। मेरे यहाँ जो गीज़र इंस्टेंट गीज़र लगा हुआ है, तो मैंने वादा किया था, इसमें जितने भी इक्विपमेंट है मेरे घर पे है और मैं इसको दिखाना भी चाह रहा था, लेकिन एग्जैक्टली मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ कि वीडियोस भी एडिट करने में थोड़ी परेशानी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप किस तरह से शावर्स की कॉम्बिनेशन कर सकते हो, ठीक है। और जो भी जो नल है उसको किस तरीके से लीकेज वगैरह नहीं है चेक कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप किस तरीके से अपने घर की साइज़ है, फैमिली है, आप उन सब चीज़ों को देख के ही गीज़र वगैरह यूज़ करो। अब कंप्यूटर में आते हैं हम। कंप्यूटर में क्या है कि हम 24 घंटा काम करते रहते हैं, दिन रात। आजकल हमारी आदत है फ़िल्म देखना, या आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो सब लोग घर से ही कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप देख लो कि स्क्रीन सेवर जो होता है ना, स्क्रीन सेवर सेव एज अ कंप्यूटर स्क्रीन नॉट एनर्जी। इसका मतलब जैसे हम क्या करते हैं कि बंद करके चले गए या इस स्क्रीन ऑफ कर दिया, तो स्क्रीन ऑफ करना या स्क्रीन सेवर जो हम लगा लेते हैं, तो वहाँ पे जो स्क्रीन है हमारी चली तो जाती है लेकिन एनर्जी नहीं होती थी। एनर्जी कब हमारी जाती है, जब हम शट डाउन नहीं करते हैं, ठीक है। तो शट डाउन में भी एनर्जी बंद हो जाती है, लेकिन ऐसे नहीं कि फ्रीक्वेंटली हम करते रहें इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो हमें उस तरह से फ्लैट एलसीडी तो आजकल सबके पास है। कौन फ्लैट एलसीडी ख़रीदना चाहिए। मॉनिटरिंग जैसे कि स्लीप मोड वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये 14% तक की हमारी एनर्जी को सेव कर लेता है, ठीक है। पावर डाउन कर दिया अपना। और आप पूरा तरीके से पढ़ लेना इसको, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियोस बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, तो थोड़ा जल्दी ख़त्म भी करना है, वरना बोरिंग हो जाती है वीडियोस और फिर लोग बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। सीलिंग फ़ैन के बारे में मैं बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ कि सीलिंग फ़ैन में जो पुराने ज़माने में रेगुलेटर आता था उससे अच्छा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर यूज़ करें, ठीक है। हाइट सीलिंग का ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिससे कि हमें अच्छी तरीके से हवा आए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे ब्लेड जो साइज़ होती है, जिसको ये देखो, जब भी आप फ़ैन ख़रीदोगे ना तो उसका जो पिच ब्लेड लेंथ लिखता है, ये ब्लेड जो फ़ैन, सॉरी ये मान लो कि ये फ़ैन है, ये फ़ैन है और ये इसका ब्लेड है। तो आप देखोगे 1200 नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज़ होता है 1200 की। और तो ये जो साइज़ है ना, ये साइज़ क्या होता है कि 9 से लेके 13 डिग्री में भी टिल्ट होता है। तो होता क्या है कि जितना ये टिल्ट होगा ना उतना उस तरीके से हवा को काटेगा। और मोटर का जितना साइज़ होता है ना, जैसे मान लो कि मोटर का साइज़ पावरफुल मोटर होगा ना तो ये टिल्ट ज़्यादा होता है। जो भी स्टैंडर्ड लोगे आप, बढ़िया कंपनी का लोगे, तो इसकी जो एंगल है ना, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मैं कैसे बताऊँ आपको, ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये सॉरी, तो ये मान लो कि हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस एकदम प्लेन सीधी है और मैंने यहाँ पे उसका मोटर लगा दिया है। तो एक्स एक्सिस से ये कितना टिल्ट है, अब यहाँ पे मेरा फ़ैन है, अब एक्स एक्सिस से ये कितना टिल्ट है, कितना डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल कितना डिग्री बना रहा है, यहाँ से हम टिल्ट देख के करेंगे। तो अगर 13 से 9 डिग्री, अगर जो लोकल कंपनी वाले होते हैं 13 से 9 डिग्री टिल्ट करके दे देते हैं, क्योंकि कम टिल्ट करेंगे तो कम एनर्जी लगती है हमारी मोटर पे। अगर ज़्यादा टिल्ट करेंगे तो जो अच्छी कंपनी का होता है, तो ज़्यादा टिल्ट करेंगे तो ज़्यादा हवा मिलेगी और हम कम एनर्जी पे ज़्यादा हवा खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम जानना चाहते हैं।
फिर हमें CFL वगैरह यूज़ करना चाहिए इलेक्ट्रिक लाइट के लिए, जब हमें ज़रूरत हो तभी हम यूज़ करें। आजकल मेरे पास एक वाईफ़ाई बल्ब है। सो अगेन आप सोच रहे होंगे, तो वाईफ़ाई बल्ब में हम क्या करते हैं, एक ही बल्ब यूज़ करते हैं। हम बार बार बहुत ज़्यादा नहीं कि करते हैं। हम क्या करते हैं, जब उसे ज़रूरत पड़ती है तो हम उसकी एनर्जी को थोड़ा तेज़ कर लेते हैं और फिर हम उसी को नाइट बल्ब बना लेते हैं। तो वहाँ पे आपके पुराना जो बल्ब होता था, उससे अच्छा है कि हम CFL वगैरह यूज़ करें, जो जहाँ पे एनर्जी हमारी सेव होती है। फिर हम चॉक यूज़ करें, इलेक्ट्रॉनिक चॉक्स जो आते हैं, जिससे हमारी एनर्जी 20% तक सेव हो जाती है। अगर हम ट्यूब लाइट में देखेंगे या बहुत जगह देखेंगे, वहाँ पे हमारी एनर्जी सेव हो जाती है। और बहुत सारे सेंसर वगैरह यूज़ होते हैं। सो बेसिकली इतना ज़्यादा हमारे इंडिया में तो नहीं है, जितना चीज़ें कुछ लिखी हुई इसके अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ट्यूब लाइट को क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया, वो भी बड़ा काम करता है कि क्लियर हमारी चीज़ें नज़र आने लगती हैं। और भी जैसे चिल्ड्रंस की जो स्टडी रूम है, तो मैं एक चीज़ छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। मान लो कि आपके घर पे 4 बंदे हैं, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे और आपके घर में 4 रूम हैं। तो आप सोचो 4 रूम में अलग अलग पढ़ने से अच्छा है कि उन सारों को एक रूम में बैठा के पढ़ाओ। तो 3 रूम की अगर इलेक्ट्रिसिटी आपकी बच रही है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप एनर्जी को बचा सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, यहाँ पे तो मिनिमम एग्जांपल है, आप अपने कॉमन सेंस से भी देख सकते हो कि हम कितनी एनर्जी को बचा सकते हैं। जैसे वर्क रूम हमेशा डार्क नहीं होना चाहिए। डार्क होने से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लाइट जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी और रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो हमें ज़्यादा बल्ब यूज़ करना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं कि हमें ऐसा को नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आप बहुत सारी एनर्जी को बचा सकते हो। वीडियोस थोड़ा ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन मुझे हर चीज़ को क्लियर करना था। आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं जानने को तो प्लीज़ वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ भी आ रहा हो, क्योंकि मैंने न्यू माइक टेस्ट कर रहा हूँ, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और प्लीज़ कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।